क्या हमेशा प्लांट्स की ग्रोथ सॉइल में हो सकती है? अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा यस, यही आंसर आ रहा होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। हमें कैसे पता चला बच्चों कि 17 ही एसेंशियल है आउट ऑफ मोर देन 60? दैट मींस देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो ये डिसाइड करेगा व्हिच एलिमेंट्स आर एसेंशियल। पोटेशियम अंदर आता है तो टर्जिट, बाहर जाता है तो फ्लैसिड। इवन Cl- का भी कैसा रोल होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को, एनाइन केटाइन बैलेंस को कंट्रोल करना। दो यूनिट्स जो होते हैं राइबोसोम के, स्मॉलर एंड द लार्जर, वो तभी जुड़ते हैं जब उनको स्पेसिफिक कंसंट्रेशन किसका मिले? मैग्नीशियम का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज विद यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। जैसे चैप्टर का नाम है बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन, तो जैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें भी अपनी ग्रोथ के, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल वी नीड सो मेनी मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए। सिमिलरली प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, इजंट इट? तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उन सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो प्लांट को एसेंशियल है उनके ग्रोथ के लिए। अच्छा, इस चैप्टर में बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पर फोकस रहेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। हम हमेशा ये सोचते हैं बच्चों कि प्लांट्स को मिनरल कहां से मिल रहा होगा। वी नो दैट मिनरल्स कहां पर होता है? सॉइल में। अभी हमने ट्रांसपोर्ट चैप्टर कवर किया था, तो पानी एब्जॉर्ब होता है, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आ जाते हैं उनके साथ। बट क्या हमेशा प्लांट्स की ग्रोथ सॉइल में हो सकती है? अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा यस, यही आंसर आ रहा होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। हम एक पानी के मीडियम में भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट को चाहिए क्या? प्लांट को चाहिए तो सिर्फ मिनरल्स ना, क्यों ना मिनरल्स को पानी में घोल करके दे दो, है ना? तो सबसे पहले जो इसके बारे में बताया गया था वो किसने बताया था? फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इन साइंटिस्ट का नाम आप सुन रखे हो, जूलियस वॉन सैक्स। इन्होंने ही बताया था कि प्लांट में खाना बनता है किस रूप में? ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज। स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। इन्होंने ही बताया कि सॉइल के बिना भी प्लांट को ग्रो कर सकते, उगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और ऐसे कल्चर को क्या बोला जाता है बच्चों? ऐसे कल्चर को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। सो व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? क्या होता है बच्चों हाइड्रोपोनिक्स? लेट्स राइट दैट। हाइड्रोपोनिक्स इज soilless कल्चर ऑफ प्लांट। तो सॉइल नहीं दिया तो फिर किसमें ग्रो करेंगे? इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलता है, उस न्यूट्रिएंट को पानी में डाल के दे दो। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है? तो सॉइल लेस कल्चर कह लो, सॉइल लेस ग्रोथ ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बच्चों इसका एक सेटअप दे रखा है, चलो आप पहले वो सेटअप पढ़ लेते हैं। एक सेटअप ये दे रखा है ना एनसीईआरटी में, आपको एक बीकर दिखाई दे रहा होगा। बीकर में ये पेड़ है, पेड़ को किसमें डिप करके रखा है? एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डिप करके रखा है, इजंट इट? अब ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, देखो सॉइल मिट्टी नहीं दी है, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये रूट हेयर्स क्या करेंगे? ये रूट हेयर्स इन न्यूट्रिएंट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ये ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ने के बाद स्टेम को जाएगा और लीव्स को जाएगा, ठीक है? या सारे उन जगहों पर जा सकता है जो ग्रो कर रहे हो, ठीक है? मेरिस्टेम तक पहुंचेगा ये मिनरल्स, उनकी ग्रोथ में, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है? देखो बिना सॉइल के ग्रो किया, इसी तरीके के कल्चर को, इसी तरीके के प्लांट की ग्रोथ को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन जिसका जूलियस वॉन सैक्स ने सबसे पहली बार हमें बताया था। अब यहां पर देखो एक एरेटिंग ट्यूब दिया हुआ है जो हम क्या करते हैं? घुमाते रहते हैं। तो एरेटिंग ट्यूब क्या करता है? ये एरेशन कॉज करता है। एरेशन क्या करेगा बच्चों? एरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन बनेगा। और आपको पता है ऑक्सीजन जरूरी है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीजन जरूरी होता है। बढ़िया एरेशन प्रेजेंट होगा तो उतनी अच्छी रूट हेयर और रूट की ग्रोथ होगी और उतना ही अच्छा पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है? तो एरेशन के लिए ये प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर देखो एक फनल एडेड है। फनल से क्या करते हैं बच्चों? फनल से न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, क्योंकि यार आज जो हम बोलते हैं कि कैल्शियम एसेंशियल है, नाइट्रोजन एसेंशियल है, ऐसी थोड़ी पता चल गया होगा। इसके लिए तो एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट नाइट्रोजन इज एसेंशियल, तो नाइट्रोजन को ऐड करते थे इस फनल के थ्रू।
ऐड करने के बाद देखते थे कि उसके एडिशन से इस प्लांट पर फर्क क्या दिख रहा है, कुछ फर्क भी दिख रहा है। अगर फर्क दिख रहा है दैट मींस वो प्लांट एसेंशियल है। फिर क्या करते थे, नाइट्रोजन को ऐड किया, फिर हटा, मतलब नाइट्रोजन एक टाइम पर नहीं दिया, तो उसके नहीं देने से, उस नाइट्रोजन के एब्सेंस से प्लांट पर क्या फर्क पड़ रहा है। अगर प्लांट को उस नाइट्रोजन की एब्सेंस से फर्क पड़ रहा है दैट मींस वो नाइट्रोजन क्या है, एसेंशियल है। तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ इन्होंने यही किया है, डालते थे निकालते थे, और हर बार कंसंट्रेशन भी वेरी करते थे कि किस एलिमेंट को कितने ज्यादा अमाउंट में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, कितनी ज्यादा। जैसे कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अगर तुम कैल्शियम को फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट चाहिए, प्लांट को कैल्शियम एक्स अमाउंट में चाहिए, ठीक है, एक्स अमाउंट में चाहिए, तभी वो अच्छा ग्रो करेगा। तुम उससे कम दे दो तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी से सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, ये सारा कुछ स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में बच्चों कि एलिमेंट को डाल डाल करके देखा जाता था, प्लांट को दिया जाता था, हर एक वेरिंग कंसेंट्रेशन में दिया जाता था, सो दैट हमें ये पता चल सके कि कौन सा एलिमेंट कितने कंसेंट्रेशन में एक प्लांट लेता है और उसको लेकर के अपना एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। किससे उसको फर्क पड़ेगा वो एसेंशियल कहलाएंगे, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो उनके लिए काम के नहीं है, ठीक है। ये हो गया कि एक्सपेरिमेंट सेटअप। एक और सेटअप दिया हुआ है बच्चों, इसमें हाइड्रोपोनिक्स उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो ये पंप है, इसमें पानी है, पानी नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट मिक्स है, दैट इज अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये लाइन से पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो कोई पंप क्या करता है, ये पानी पहुंचा रहा है प्लांट को। देखो ये जो एरो बनी हुई है ना, डायरेक्शन दिखा रही है, पानी की डायरेक्शन दिखा रही है। इन्होंने एक पेड़ को, एक प्लांट को जूम करके देखा हुआ, तो देखो इसकी रूट है, ये रूट क्या एब्जॉर्ब कर रही है, यही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रही है, जिसको पंप के थ्रू यहां तक पहुंचाया जा रहा है। और फिर इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जो भी न्यूट्रिएंट प्लांट एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इफेक्ट प्लांट को दिखाई देगा, ठीक है। सो ये है बच्चों, तो अपने दिमाग से निकाल लेना कि हमेशा सॉइल में ही प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, इसको बाहर भी मतलब विदाउट सॉइल भी ग्रो किया जा सकता है इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दैट इज सेड टू बी हाइड्रोपोनिक्स। फायदा क्या है इसका, फायदा क्या है बच्चों, तो इसका अगर मैं सिग्निफिकेंस बताऊं आपको, तो जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ प्लांट्स के लिए इनको किया गया है, ठीक है, और उनके लिए ये मैकेनिज्म सक्सेसफुल भी रहा है। कौन से प्लांट्स के लिए, इट इज सक्सेसफुल फॉर प्लांट्स लाइक, it is successful for plants like seedless tomato, cucumber, plus lettuce, ठीक है। इन प्लांट्स के लिए हाइड्रोपोनिक सक्सेसफुल रहा है। और क्या हम देख रहे थे, हम फनल के थ्रू न्यूट्रिएंट को डाल डाल करके चेक कर रहे थे कि किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है, कौन सा नहीं, और उनका फंक्शन भी पता चल रहा था साथ ही साथ। तो रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स अलोंग विथ फंक्शन। अगर हम इसको पानी में कर रहे हैं तो वीड की प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगी ना, क्योंकि वीड तो सॉइल में होता है। वीड अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मेन प्लांट्स के अराउंड ग्रो कर जाते हैं। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, तुलसी के आसपास ऐसे छोटे 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 पौधे ग्रो कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, खाना पानी के लिए कॉम्पीट करते हैं तुलसी से। तो हमें छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा पौधे ग्रो कर गए हैं ना, वो अनवांटेड है, उन अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड बोलते हैं। तो ये सॉइल में दिक्कत है ना, इनको किस में बना रहे हैं हम, पानी में। तो वीड की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है, वीडिंग कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। दूसरा, सॉइल नहीं है तो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस वाली जो प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो सॉइल बॉर्न होते हैं, जो सॉइल में ही मिलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो सॉइल में है तो प्लांट में भी जा सकते हैं, प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्लांट की पूरी खेती खराब हो जाएगी। तो ऐसे पैथोजेंस को भी अवॉइड किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम को भी अवॉइड किया जा सकता है। और क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं तो इसके लिए प्रॉपर ऑप्टिमम पीएच होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में इसको मेंटेन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये एक सब फायदा है बच्चों हाइड्रोपोनिक्स को करने का, ठीक है। वीडिंग, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस को अवॉइड
किया जा सकता है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, सुनना कि मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर इन द प्लांट्स थ्रू रूट्स। यस, हमने पढ़ा है रूट हेयर्स पानी एब्जॉर्ब करता है, उसी के साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट्स out of 105 discovered so far are found in different plants। कितने अभी तक डिस्कवर हैं बच्चों? 105 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हैं। आउट ऑफ दिस मोर देन 60 आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो क्या सारे के सारे ये जो मोर देन 60 वाले हैं, क्या सारे के सारे प्लांट्स को एसेंशियल हैं कि प्लांट्स इनके बिना रह ही नहीं पाएगा? एसेंशियल का मतलब क्या है वो भी समझाएंगे। तो क्या सारे के सारे एसेंशियल हैं? देखो क्या कहती है एनसीईआरटी, सम प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट सिलीनियम। सम दूसरे प्लांट्स क्या एक्यूमुलेट करते हैं? गोल्ड। दूसरे प्लांट्स क्या एक्यूमुलेट करते हैं? सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उनके आसपास जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या दिखाई देता है? रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम। There are techniques that are able to detect the minerals even at very low concentration। और ऐसी कुछ टेक्निक्स भी हैं बच्चों जहां पर मिनरल्स को डिटेक्ट किया जाता है अगर वो बहुत लो कंसेंट्रेशन में। लो कंसेंट्रेशन को एनसीईआरटी ने क्या डिफाइन किया? 10⁻⁻8 ग्राम पर ml। तो क्वेश्चन क्या है, क्या एनसीईआरटी बताना चाह रही है? द क्वेश्चन इज कि जितने भी प्रकार के डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स में मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्शियम, फॉर एग्जाम्पल सिलीनियम, क्या ये सारे के सारे एसेंशियल है? देखो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोल्ड हो गया, सिलीनियम हो गया, क्या ये सारे के सारे नेसेसरी है प्लांट्स के लिए? ये कैसे डिसाइड करोगे? हाउ डू वी डिसाइड दैट व्हाट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड व्हाट इज नॉट? इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो गोल्ड को इकट्ठा कर लेते हैं, सिलीनियम को इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव को इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या वो सारे एलिमेंट जो प्लांट के अंदर रिपोर्ट किए जाते हैं, मोर देन 60 एलिमेंट जो रिपोर्ट किए जाते हैं, क्या सारे एसेंशियल है? नहीं बच्चों, सारे एसेंशियल नहीं है। इस चैप्टर में आपको 17 एसेंशियल एलिमेंट ही पढ़ने हैं। तो भैया हमें कैसे पता चला बच्चों कि 17 ही एसेंशियल है आउट ऑफ मोर देन 60? दैट मींस देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जो ये डिसाइड करेगा which elements are essential और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट। ये किसने बताया था क्राइटेरिया? ये एक साइंटिस्ट है, आर्नन एंड स्टाउट। अगर आर्नन का आपको नाम याद है तो आर्नन का नाम हमने फोटोसिंथेसिस में भी सुना होगा। ये वही हैं जिन्होंने एटीपी और एनएडीपीएच को एसिमिलेटरी पावर के नाम से इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये वही साइंटिस्ट है और इन्होंने ही क्राइटेरिया बताई है कि कब एक एलिमेंट को घोषित किया जाए कि वो एसेंशियल है। ठीक है, आप सोचो आपके हिसाब से एसेंशियलिटी क्या होनी चाहिए? कब हम बोलें कि एक मिनरल एलिमेंट एसेंशियल? ठीक है, सोचो, अपने दिमाग में सोच लो, थोड़ा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या क्या क्राइटेरिया है। सोच लिया होगा बच्चों ने? ठीक है, तो सोचा होगा, तो चलो देखते हैं कितनी आप लोग का जो आंसर है वो मेरे आंसर के साथ मैच करता है। तो आपने सोचा होगा सबसे पहली बात कि कब एक एलिमेंट एसेंशियल होगा? जब वो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट हो प्लांट का, जिसके बिना प्लांट रह ही नहीं सकता। ठीक है, इट इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तब ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मिनरल को हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, उनके सर्वाइवल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल विदाउट ऑक्सीजन क्या हम रह सकते हैं? वो हमारे शरीर का एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। एक सेल का एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो? एनसीईआरटी लिखती है दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इट शुड बी इररिप्लेसेबल, शुड बी इररिप्लेसेबल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार मान लो नाइट्रोजन एसेंशियल है, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन नहीं है तो किसी और एलिमेंट से काम चला ले। नहीं, नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन ही पूरा कर सकता है, कोई इसको रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आवर पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स को कोई रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट कर सकता है? नहीं, उनकी प्लेस को कोई रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। बिकॉज आपको पता है कि पेरेंट्स का जो हमारी लाइफ में रोल है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इररिप्लेसेबल। सेम गोज विद एसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट्स को चाहिए बच्चों। ठीक है, और क्या होता है? और
कोई एलिमेंट अगर एसेंशियल है और उसकी कमी हो गई तो उसकी कमी का फर्क प्लांट को दिखाई देगा, ठीक है। इफ डेफिशिएंट it shows deficiency symptom, जैसे भैया हमारे लिए गोल्ड बहुत जरूरी है ना, हमें गोल्ड से बहुत प्यार है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, रखते हैं कि काम आएगा, बुरे टाइम पर काम आएगा, थिंकिंग हमारी ऐसी है, हम उसको एसेंशियल मानते हैं। प्लांट्स के लिए वो एसेंशियल थोड़ी, आप देखना गोल्ड का कहीं नामो निशान नहीं है एसेंशियल एलिमेंट में फॉर प्लांट्स, है ना। तो अगर वो कम पड़ भी गया प्लांट्स के लिए तो वो रोएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उनको कम होते हैं तो प्लांट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्लांट को डेफिशिएंसी सिम्टम ही शो नहीं करता, दैट मींस गोल्ड प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। दूसरा, इट शुड ईदर बी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और involved in फंक्शन या फंक्शनल रोल कह सकते हो। जैसे यार हमने पढ़ा है ना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है? एक तरीके का मेटाबॉलिज्म है जो प्लांट्स के अंदर चलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वो स्प्लिटिंग एक कॉम्प्लेक्स कराता है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स में एमिन प्रेजेंट है, मैंगनीज प्रेजेंट है। तो वो मैंगनीज जो एलिमेंट है, मिनरल है, वो वहां पर क्या रोल परफॉर्म कर रहा है? फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से पानी की स्प्लिटिंग हो रही है। क्योंकि बच्चों पानी की स्प्लिटिंग ना हो तो ऑक्सीजन निकलेगा नहीं, है ना, और ये ऑक्सीजन हमारे पास आएगा कैसे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो वो फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा है। सेल वॉल पढ़ा था, मिडिल लैमेला पढ़ा था, मिडिल लैमेला में कैल्शियम मौजूद होता है। तो सेल वॉल मिडिल लैमेला क्या है? स्ट्रक्चर है। तो ऐसे एलिमेंट्स या तो वो स्ट्रक्चरल रोल में कंट्रीब्यूट करें या तो वो फंक्शनल रोल में कंट्रीब्यूट करें, वो भी क्या बन जाएंगे? एसेंशियल एलिमेंट। तो ये 4 क्राइटेरिया है बच्चों, और इस क्राइटेरिया पर बेस्ड on the basis of this criteria there are 17 essential elements. ठीक है, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। इन 17 एलिमेंट्स को भी डिवाइड किया गया है 2 मेन कैटेगरी में। अगर एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ज्यादा मतलब मैक्रो, ऐसे न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है प्लांट्स में उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी हम पढ़ेंगे। बट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इन 17 एलिमेंट्स को ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? 4। कौन कौन से? कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, मिनरल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन हो गया, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हो गया। ये जो 3 एलिमेंट्स आप बोर्ड पर दिखाई दे रहे हो, आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कार्बन से कितने ज्यादा भर भर के स्ट्रक्चर्स पढ़ते होगे, उनके साथ हाइड्रोजन भी होते हैं, नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स में पढ़ते हो, डीएनए में पढ़ते हो, डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, आरएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। तो आपको पता है ये जो तीनों हमने लिखे हुए हैं ये सारे क्या किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट सिर्फ यही नहीं यार, एक और है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी स्ट्रक्चरल रोल होता है। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो बच्चों जूलॉजी में, आपने कितने सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सारे आपको याद रखना है, ये किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। और अभी मैंने बताया था ना कि जो एलिमेंट स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या बन जाते हैं हमारे? वो एसेंशियल बन जाते हैं। तो ये सारे एसेंशियल में है। एनर्जी रिलेटेड में आपको 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है मैग्नीशियम, ठीक है, और एक आपको पढ़ना है क्या बच्चों? फास्फोरस। क्योंकि फास्फोरस आपको पता है एटीपी में होती है, ठीक है। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मैग्नीशियम को क्यों लिखा बच्चों? मैग्नीशियम कहां पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल के हेड में। और क्लोरोफिल किसमें इन्वॉल्व होता है बच्चों? क्लोरोफिल हमारा इन्वॉल्व होता है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में, फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये दोनों याद करने हैं एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी रिलेटेड फंक्शन, दूसरा है
एंजाइम एक्टिवेटर, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जो हमने एज अ को फैक्टर पढ़ा हुआ है, जहां पर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थी वहां पर उसका एक्टिवेटर लिखते थे। जैसे यार फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने मैग्नीशियम का बहुत इस्तेमाल किया है। मैग्नीशियम किसके किसके एक्टिवेटर होती है? रुबिस्को की एक्टिवेटर है, इवन पेप्केस की एक्टिवेटर है। ये दोनों क्या है? ये दोनों इंपॉर्टेंट एंजाइम है फोटोसिंथेसिस के। जिंक भी पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन में। जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज वही है बच्चों जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करके, जिसका इस्तेमाल करके अल्कोहल बना रहे थे फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा हुआ है। इसके बाद मॉलिबेडनम का पढ़ोगे बच्चों। मॉलिबेडनम इस्तेमाल होते हैं नाइट्रोजनेज में, कंपोनेंट है। नाइट्रोजनेज का फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो इसी चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, फिर आपने पढ़ा हुआ है मैग्नीज। मैग्नीज ओईसी का पार्ट होता है जो क्या कराता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो एंजाइम एक्टिवेट कराते हैं। यू कैन से दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बफर एक्टिविटी ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन आ जाता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था ना ट्रांसपोर्ट, उसमें K+ का रोल होता है। ठीक है, पोटेशियम अंदर आता है तो टर्जिड, बाहर जाता है तो फ्लैसिड। इवन Cl- का भी कैसा रोल होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को, एनाइन केटाइन बैलेंस को कंट्रोल करना। तो एक 4 भाग में इसको ब्रॉडली, मोटे मोटे तौर पर 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं तो इन 17 एलिमेंट्स को उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पर 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक होगा मैक्रो, एक होगा माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या समझते हो बच्चों? मैक्रो का मतलब लार्ज, ज्यादा। माइक्रो का मतलब कम, मतलब जो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, द न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड इन बल्क या वेरी लार्ज अमाउंट, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। और एनसीईआरटी इस बल्क अमाउंट को क्या डिफाइन करती है? मोर देन 10 मिलीमोल kg इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर, ये डिफाइन किया है। मतलब इससे ज्यादा न्यूट्रिएंट का खर्चा लगे प्लांट में, वो न्यूट्रिएंट मैक्रो है। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 10 मिलीमोल, लेस देन 10 मिलीमोल kg इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। ये इतना वेट में अगर रिक्वायरमेंट होती किसी न्यूट्रिएंट की तो वो माइक्रो है। आप ये सोच रहे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कम है रिक्वायरमेंट है फिर भी एसेंशियल क्यों है? क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्राइटेरिया नहीं पढ़ा था। क्राइटेरिया वही 4 है। अगर माइक्रो कम होते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम होता है, अगर माइक्रो कम है तो उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। माइक्रो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होता है, इस वजह से ये एसेंशियल है। हाँ, वो अलग बात है एसेंशियल होने के बाद भी इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रो होते हैं इनका काम क्या होता है? एंजाइम को एक्टिवेट कर देना, थोड़ा बहुत फंक्शन परफॉर्म कर देना। तो इनका ज्यादातर रोल कहाँ है बच्चों? माइक्रो का ज्यादातर आप देखोगे फंक्शनल रोल होता है। और आपको पता है जब एंजाइम वगैरह एक्टिवेट करना होता है तो भर भर के मिनरल्स नहीं चाहिए होते, थोड़ा लिटिल अमाउंट विल आल्सो बी इनफ। बट मैक्रो क्यों कहे गए हैं? क्यों इतने लार्ज क्वांटिटी में चाहिए? क्योंकि ये घर बना रहे हैं प्लांट का, स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्लांट का। अब ऑब्वियसली जब घर बनता है बच्चों, जो सीमेंट है, ईंट है, वो तो ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट में लगेगा ना। जो हम सजाते हैं घर में वो तो सिर्फ सजावट के लिए है, अंदर जो शोपीस लगा रहे हैं, तो शोपीस का जो नंबर है ऑब्वियसली कम होगा। ईंट सीमेंट का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसने घर बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। तो जो एलिमेंट स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इनका रोल कैसा होता है बच्चों? स्ट्रक्चरल रोल। हम कहते हैं अगर 10 मिलीमोल से ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो मैक्रो है। बट अगर थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई ना, अगर ये एक्सेस में भी हो गए तो कभी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बट मैक्रो के साथ ये लाइन फिट नहीं बैठती भैया, है ना? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर ये एक्सेस में है, एक्सेस में अगर है, does not lead to toxicity,
टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेंगे, टॉक्सिक नहीं होंगे। जैसे हम विटामिन मिनरल्स के मल्टीविटामिन की टैबलेट खाते हैं ना, कुछ कुछ तो ऐसी होती है जिस पर लिखा होता है कि आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, नहीं तो कभी कभी आप जब डॉक्टर से खरीदने जाते हो, फिजिशियन से, केमिस्ट से ऐसे ले आते हो, तो वो बोलते थोड़ा ब्रेक कर देना, है ना, क्यों क्यों कहते हैं कि इससे भी टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर एक्सेस में कंज्यूम करो। इनके केस में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये टॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं भर भर के, तुमको प्लांट में भर भर के लीव्स दिखाई दे रही है ना, इतनी सारे एक प्लांट में कितनी सारी लीव्स है, बहुत सारी लीव्स है बच्चों, बहुत सारी लीव्स है, क्योंकि पेड़ ही बहुत सारे हैं, पेड़ बहुत सारे हैं तो लीव्स भी बहुत सारी है। हर लीफ में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेड और टेल। हेड में क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। तो एक लीफ के पास एक क्लोरोफिल थोड़ी होगा, एक लीफ के पास बतेरे मीजोफिल सेल, बहुत सारे मीजोफिल सेल हैं। हर मीजोफिल सेल के पास कितने सारे क्लोरोफिल हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा और क्लोरोफिल के हेड में अंदर मैग्नीशियम होगा। तो यार जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी उतना ज्यादा मैग्नीशियम होगा। तो क्या ऐसा है कि ज्यादा पत्तियों से फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, नहीं ना, एक्सेस मैग्नीशियम है, ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस रुक जाती है ना, दैट मींस टॉक्सिसिटी कर ही नहीं रही वो, तो ऐसे याद रखना है। बट इनके साथ प्रॉब्लम है, if in excess it leads to toxicity। बड़ी मुसीबत है यार, इनके साथ तो बड़ी मुसीबत है। देखो हर एक एलिमेंट का क्रिटिकल लेवल होता है, ये क्या कौन सा है, एक लाइन बनाइए, क्रिटिकल लेवल। क्रिटिकल लेवल का मतलब क्या है, मिनिमम लेवल जो एक प्लांट को, मिनिमम लेवल किसका, एक न्यूट्रिएंट का जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, क्रिटिकल लेवल, ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। तो क्रिटिकल लेवल वो मिनिमम लेवल है जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए। तो भैया अगर क्रिटिकल लेवल से कम हो जाए तो डेफिशिएंसी क्रिएट करने लगते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कमी की वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी। और क्रिटिकल लेवल से एक्सेस में हो जाए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या कॉज करने लगते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज करने लगते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी कॉज करने लगते हैं। इनके साथ क्या है, अगर कम होगा तो डेफिशिएंसी जरूर कॉज करेंगे बट टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते। तो अगर सवाल पूछा जाए कि टॉक्सिसिटी कौन कॉज करता है, तो हमेशा याद रखना टॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो इन बेसिस पर बच्चों, इन बेसिस पर कुछ 17 में से कुछ आपको मिलेंगे मैक्रो, कुछ आपको मिलेंगे माइक्रो। सबसे ज्यादा चैलेंज जो बच्चे फेस करते हैं ना कि इन मैक्रो और कैसे याद करें कौन से एलिमेंट मैक्रो हैं, कैसे याद करें कौन से एलिमेंट माइक्रो हैं। तो मैम आपके लिए निमोनिक्स लाई है, ठीक है, मेरा निमोनिक्स नहीं, मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने ढूंढा ही है आपके लिए, ठीक है। तो देखो याद कर लेना ऐसे, यस, मैक्रो का पहले सुनो, कौन किसका मांगे प्यार, याद रहेगा ना, कौन किसका मांगे प्यार, कौन CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसका को, बच्चों यहां पर ना इंग्लिश हिंदी की स्पेलिंग पर मत ध्यान देना, किसका जानबूझ के आई मिसिंग है, जैसे सारे के सारे एलिमेंट्स ही बन जाएं, K पोटेशियम, S सल्फर, Ca कैल्शियम, किसका मांगे, Mg से याद रखना, Mg इज मैग्नीशियम, प्यार P से याद रखोगे, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट है बच्चों, कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट आपने देख लिए, 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 17 में से 9 क्या है, मैक्रो, तो बचा कितना बच्चों, 8, 8 क्या होंगे, माइक्रो। चलो माइक्रो का भी निमोनिक्स देख लेते हैं बच्चों। फेब मंडे, मंडे में जानबूझ के ओ मिस किया है, ठीक है, फेब मंडे मॉर्निंग, क्यों फेब मंडे मॉर्निंग, क्यों नहीं जाना क्लास, क्यों नहीं जाना, नहीं मत बोलना, क्यों नहीं जाना क्लास, ठीक है। तो Fe आयरन, B फॉर बोरॉन, Mn फॉर मैंगनीज, Mo मॉलिबेडनम, Q Cu, Ni निकल, जाना Zn जिंक, क्लास Cl दैट इज क्लोरीन, ठीक है। तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो माइक्रो किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ये याद कर लोगे बच्चों। अब देखो इसको तो निमोनिक से याद कर लेते हो, बट इनके फंक्शंस तो देखो बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे, लिख लिख के याद करो, 2-3 बार रिवाइज करो, बट याद करने पड़ेंगे। अब तुम कंटेंट को निमोनिक्स के फॉर्म में याद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो
पता नहीं तुम्हें कितनी बार याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसको याद करने के लिए तुम्हें ट्रिक्स बनाना पड़ जाएगा। तो एग्जाम्पल्स को, एलिमेंट्स को ट्रिक के साथ याद करो, कंटेंट को आप लिख लिख के याद रखना, ठीक है। तो आओ एक टेबल बना लेते हैं यार, बिकॉज टेबल से थोड़ा इजी हो जाता है, टेबल से थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सबसे मजे की बात यह है कि आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाती नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि भैया जितने भी मॉलिक्यूल्स है, तुम बायो मॉलिक्यूल्स देख लो, तुम और केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उन सब में तुम्हें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता ही मिलता है। इनको हम शब्दों में लिख करके बयान नहीं कर सकते कि कितने इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स के लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो 17 में से 3 के बारे में तो एनसीईआरटी लिखती ही नहीं है, तो 17 में से 3 गायब कर दो, तो सिर्फ तुम्हें 14 एलिमेंट्स के फंक्शंस याद करने पड़ेंगे, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें याद करते हो तो ये टेबल भी तुम लोग याद कर लोगे। टेबल इसलिए बनाया बच्चों, सो दैट तुम्हारे लिए इजी हो जाए पढ़ना, ठीक है। तो आओ यार टेबल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, हम सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट लेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं लिखती है एनसीईआरटी, सीधा नाइट्रोजन से स्टार्ट करती, तो हम भी नाइट्रोजन से स्टार्ट करें। प्रिंसिपल फंक्शन देखो, नाइट्रोजन सारे लिविंग मैटर में होगा, ठीक है। देखते जाना, आप देखते हो अमीनो एसिड का कंपोनेंट है, विटामिन्स का कंपोनेंट होता है, हार्मोन्स का कंपोनेंट होता है, सारी एनसीईआरटी की लाइनें बच्चों, विटामिन्स में होता है, हार्मोन्स में होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में होता है। हर एक पार्ट्स ऑफ द प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल में प्रेजेंट होगा, साइटोक्रोम से प्रेजेंट होगा, ये सब आपने पढ़ रखा है। प्यूरिन्स में प्रेजेंट होगा, पिरिमिडिन्स में प्रेजेंट होगा। तो आप देखो, क्योंकि इसका रोल हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा जगह पर ये इन्वॉल्व है। फिर एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चों, ये सारी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है जो पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नाइट्रोजन इन तीनों फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है, NO3 माइनस नाइट्रेट, फिर NO2 माइनस नाइट्रेट, ये NH4 माइनस के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किस फॉर्म में मेनली एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो प्लांट मेनली इसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, दैट इज नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिनरल एलिमेंट है बच्चों, दैट इज फास्फोरस। तो फास्फोरस आपको पता है न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का पार्ट होता है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड किस फॉर्म में बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा है ना कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, फास्फोरस का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो देखो सेल मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ है, ठीक है। एएमपी, एडीपी, एटीपी सब में फास्फोरस है, ठीक है। एनएडीपी जो हमने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस में, फुल फॉर्म भी पढ़ा था, उसमें भी फास्फोरस है। हर एक एनर्जी से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में फास्फोरस इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि फास्फोराइलेशन जहां होगा, एनर्जी जहां बनेगी, वहां पर फास्फोरस का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि फास्फोरस के एडिशन से ही धीरे धीरे जाकर के यू गेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एटीपी, ठीक है। एनाइन कैटायन बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक रोल जो सेल का होता है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। उसको मेनली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, यू विल हैव टू लर्न दिस। क्योंकि आपको पता है ना मिनरल्स जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस के फॉर्म में। तो आप खुद ही देख सो, सारा एब्जॉर्प्शन भी उसी फॉर्म में है। पोटेशियम, पोटेशियम बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ये दोबारा से रिपीट कर दिया गया है, और बहुत जगह पर रिक्वायर्ड है। सबसे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट कहां होती है, टिश्यूज में। कौन से टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाई? बिकॉज दे आर डेवलपिंग। तो जो डेवलपिंग होगा, जो तो ग्रोइंग रीजन होगा, वहां पर उन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल बड्स, फॉर एग्जांपल यंग लीव्स। और कहां पर इन्वॉल्व है, स्टोमेटल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर एक थ्योरी पढ़ी थी, पोटेशियम पंप थ्योरी। तो पोटेशियम अंदर आ रहा था तो वो टर्जिड होकर के खुल जा रहा था, स्टोमेटा बाहर जा रहा था तो फ्लैचिड होकर के क्लोज हो जा रहा था। तो स्टोमेटा का मूवमेंट कैसा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, ये सब पोटेशियम डिसाइड कर रहा था, उसकी पंपिंग डिसाइड कर रही थी। और इसको एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करते हैं बच्चों, K+ के फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में करते हैं, K+ के फॉर्म में। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है बच्चों सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमिला में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्यों चाहिए, बिकॉज एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो जहां पे भी डिवीजन होगा, जहां पे भी ग्रोइंग हिस्सा होगा, वहां पे कैल्शियम चाहिए होगा।
स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में सेल के इलोंगेशन में जरूरत होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की असेंबली होती है, लिखवा रखा है सेल चैप्टर में। जब जब असेंबली होगी, जब जब डीअसेंबली होगी, तो वहां पर जीटीपी लगता है और कैल्शियम आयंस लगते हैं। ठीक है, और ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अमाइलेज एंड एटीपीएस। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? आयंस के फॉर्म में, दैट इज Ca2 प्लस कैल्शियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नीशियम। अभी यहां तक सारा का सारा क्या है तुम्हारा? आयरन तुम्हारा माइक्रो है, ये मैग्नीशियम क्या है सब हमने पढ़ रखा है, मैग्नीशियम मैक्रो है। तो मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल के कंपोनेंट में होता है। किस किस को एक्टिवेट करता भी बताया था, पेप्टेज एंड रुबिस्को, दोनों फोटोसिंथेसिस के एंजाइम है। कंबाइंस द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यस, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि दो छोटे और जो बड़े यूनिट होते हैं, दो यूनिट्स जो होते हैं राइबोसोम के, स्मॉलर एंड द लार्जर, वो तभी जुड़ते हैं जब उनको स्पेसिफिक कंसंट्रेशन किसका मिले? मैग्नीशियम का। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? देयर इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, दिस लाइन इज आल्सो देयर इन द एनसीईआरटी। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं बच्चों? Mg2+ के फॉर्म में। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर किस किस का पार्ट होता है बच्चों? कोएंजाइम ए का पार्ट होता है। फेराडॉक्सिन पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर, एफडी उसका पार्ट होता है। थाइमीन एक विटामिन होता है, उसका पार्ट होता है। लाइपोइक एसिड, बायोटिन विटामिन होता है। सिस्टीन और मेथियोनिन दो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर मिलता है। तो आप देख सकते हो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? सल्फेट आयंस के फॉर्म में, दैट इज SO4 2-। आयरन, वैसे तो आयरन माइक्रो है, बट माइक्रो में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है। अगर माइक्रो में देखें ना, तो माइक्रो में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है। एनसीईआरटी लिखती है इसको। कहां कहां पर मिलते हैं? साइटोक्रोम्स में मिलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन में मिलते हैं। ठीक है, हेम वर्ड जा जाएगा तो बच्चों आयरन। ठीक है, किस किस को एक्टिवेट करते हैं? कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। वैसे तो बच्चों क्लोरोफिल में मिलता कौन है? मैग्नीशियम, बट क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं बच्चों? ये जो एनसीईआरटी लिखती है दैट इज फेरिक। ठीक है यार, एनसीईआरटी फेरिक लिखती है, आप कहीं कहीं देखोगे, क्योंकि इनका कन्वर्जन Fe2+ में भी आसानी से हो जाता है। बट क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है, जब PYQ 2018 में आया था तो आंसर भी यही Fe3+ दिया था। तो जो एनसीईआरटी लिखती है उतना याद रखो, पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, आयरन के बाद कौन कौन है? मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम कहां कहां होता है बच्चों? नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजनेज में। और ये दोनों एंजाइम का रोल कहां होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये आप पढ़ोगे। ठीक है, ये आप पढ़ोगे जब आप आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे, तो आप देखोगे एमओ इन दोनों एंजाइम्स में इन्वॉल्व है। और ये दोनों एंजाइम्स नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल में हमें पढ़नी है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? यू हैव टू लर्न दिस। बोरॉन का सिंबल क्या होता है बच्चों? बी होता है। ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर में। सीड और पॉलिन के जर्मिनेशन में, याद करो पॉलिन इन विट्रो पढ़ा था ना, तो बोरिक एसिड देते थे उसको जर्मिनेट कराने के लिए। बोरिक एसिड में है क्या? बोरॉन है। ठीक है, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मेम्ब्रेन का फंक्शन, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। जहां जहां पे भी बोरॉन एसेंशियल है, बोरॉन की एसेंशियलिटी फंक्शन दिखाई हुई। और यहां पर ये आयंस लिखे हुए हैं कि किस फॉर्म में बोरॉन्स की एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट्स के अंदर। देन हियर कम्स द कॉपर। कॉपर कहां पर प्रेजेंट होता है? प्लास्टोसाइनिन में। पीसी एज इलेक्ट्रॉन कैरियर पढ़ा था ना। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में याद करो, दो कॉपर के सेंटर्स थे ईटीएस में, तो वहां पर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। पूरे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो रेस्पिरेशन में भी इसके यूज है, फोटोसिंथेसिस में भी इसके यूज है, तो हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और ये कुछ रिडॉक्स रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि याद करो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था ना, और यही पहुंचाता था कहाँ? टर्मिनल ऑक्सीजन के पास। तो वो पूरे का पूरा ईटीएस में हो गया रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये वो चीज है। और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है? Cu2+ में। नेक्स्ट क्या है? मिनरल एलिमेंट। मिनरल एलिमेंट ये हो गया मैंगनीज। तो मैंगनीज बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, व्हाट एनसीईआरटी राइट्स। और ये ओईसी में भी इन्वॉल्व होता है। ओईसी किस में इन्वॉल्व होता है? फोटोलिसिस। ओईसी क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो PS2 से लगा होता है, जो पानी की स्प्लिटिंग कराता है। ठीक है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? Mn2+ के फॉर्म में। जिंक
जिंक ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, तभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिन का प्रीकर्सर कौन होता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ना दिया हो ऑप्शन में तो किसके लिए सर्च करोगे, जिंक के लिए। और ये किसको एक्टिवेट करता भी मैंने आपको बताया, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एज वेल एज कार्बोक्सिलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Zn2+। क्लोरीन सिंबल क्या होता है बच्चों, Cl। ये किसका पार्ट होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। डिटरमाइन सोल्यूट कंसेंट्रेशन, यस क्लोरीन भी डिसाइड करता है, क्योंकि जब पोटेशियम पंप थ्योरी चलती है ना बच्चों, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी के लिए, उस टाइम पर क्लोरीन का भी आना जाना होता है। जब K+ अंदर आता है तो Cl भी उसका पीछा करता है, जब K+ बाहर जाएगा तो Cl को भी बाहर फेंक दिया जाएगा। तो वो क्या है, केटाइन एनाइन बैलेंस है, ठीक है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Cl-। निकल के लिए दो एंजाइम याद रखना बच्चों, यूरेज एंड हाइड्रोजनेज एक्टिविटी, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Nickel-2+। आई नो इतना सारा तुम एक दिन में याद करोगे तो थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आपको याद करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। बट अगर आप 4-4 या 5-5 मिनरल एलिमेंट्स एक दिन में करोगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर इस सेक्शन को थोड़ा लर्न करना पड़ता है, ठीक है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहां, क्योंकि कुछ नहीं आता इससे। क्या आएगी, एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी की लाइन आपने याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, वेदर इट इज मैक्रो और इट इज माइक्रो। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे ना बच्चों, तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मिनरल एलिमेंट की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे बच्चों, यहां तक पढ़ के आना। सो वी विल डिस्कस कि अगर नाइट्रोजन की कमी होगी, क्लोरीन की कमी होगी, तो प्लांट्स में किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो रीडिंग करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।